इस वीडियो में दिखाए गए कुछ दृश्य आपको विचलित कर सकते हैं। कृपया धैर्य और संयम से काम लें। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी है जापान के टोक्यो शहर की, जहाँ पर सुटामो मियाज़ाकी नाम के व्यक्ति ने ऐसे कांड किए, ऐसे दुष्कर्म किए कि वहाँ की पूरी जनता सड़कों पर आंदोलन करने लगी। वहाँ की सरकार और पुलिस भी यह जानकर हैरान हो रह गई कि हमारे बीच कोई ऐसा व्यक्ति भी मौजूद था। जी हाँ दोस्तों, यह कहानी है सुटामो मियाज़ाकी की, जिसने अपना नाम रेडमैन रखा। यह कहानी रेडमैन के नाम से है। हेलो दोस्त, मैं हूँ दिनेश। आज का वीडियो थोड़ा अनबेरिसिंग होने वाला है, तो अगर किसी को इस तरह से वीडियो को देखने के बाद कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ इस वीडियो को अभी बंद कर दें। यह कहानी है 1989 की, टोक्यो की, जो कि जापान में है। इसी साल में एक दिन एक घर के बाहर कोई गिफ्ट रख के जाता है। वह गिफ्ट अच्छे से प्रॉपर तरीके से पैक्ड था, उस पर रिबन लगी थी, सब कुछ था, वह एकदम पैक था। जब यह पैकेट घर वालों ने खोला तो उसमें देख के पूरे घर वाले हैरान हो गए। जब वह गिफ्ट घर पे पति पत्नी ने साथ में मिलकर खोला और जब उसमें देखा, उसमें हड्डियां थी। जी हाँ दोस्तों, हड्डियां थी और साथ में एक लेटर भी था जिस पर लिखा था, मेरी बोन्स क्रिमिटेड इन्वेस्टिगेशन प्रूव। और साथ में एक फ़ोटो भी था जिस पे चूहा बना हुआ था, यानी कि चेहरा उसका चूहे का था और नीचे इंसान का शरीर था। और इस पे लिखा था, उसका खुद का नाम तो नहीं होगा लेकिन उस पे लिखा था रेडमैन। तो आज की कहानी रेडमैन के ऊपर ही है। और ये इंसान, पता नहीं इंसान है क्या है, उसने ऐसी हरकतें की, उसने ऐसे कांड किए कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो मैं कोशिश करूँगा यूट्यूब की पुलिस को ध्यान में रखते हुए कि जो भी हो, मैं जो मेरे से हो सके, मैं अगर बोल सकता हूँ तो मैं ज़रूर बोलूँगा। दरअसल दोस्तों, यह हड्डियाँ किसी और की नहीं, इन्हीं के परिवार की 4 साल की बेटी की थी। हुआ यूँ कि इस बच्ची का कुछ दिनों पहले अपहरण हो गया था और उन्होंने ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन वह नहीं मिली, और मिली तो इस हालत में। जो भी किडनैपर था उसने उस बच्ची को मार दिया और उस बच्चे की हड्डियाँ उनको माता पिता को भेजी। पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया। यह बच्ची जिसका नाम मेरी था, वह उसका पहला शिकार थी। इसके बाद भी इसने 3 और खून किए, यानी कि कुल मिला के उसने 4 मर्डर किए। यह 4 खून करने के बाद भी पुलिस उस तक नहीं पहुंच पा रही थी। अखबारों में, यहाँ तक पूरा टोक्यो शहर, टोक्यो क्या पूरा जापान ही इस खबर से हिल गया था। लोग यह जानना चाहते थे कि किसी ने ऐसा क्यों किया। पुलिस भी परेशान हो गई कि आखिर हमारे बीच ऐसा कौन है जो इस तरह से किसी को मारकर, 4 साल की बच्ची को मारकर, और इस तरह हड्डियां घर पे भेजी। मेरी ये कहानी आप अगर अंत तक देखते हैं तो आपको भी ऐसा लगेगा, यानी कि ये वीडियो ख़त्म होने से पहले आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा इंसान भी हो सकता है। ऐसे इंसान ने जन्म ही क्यों लिया, ऐसे इंसान को क्या सज़ा दें। तो दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, तो आप शायद इसे अंत तक ज़रूर देखेंगे। और अगर यह कहानी आपको पसंद आए, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस तरह के हॉरर वीडियो मेरे चैनल पर मिलते रहते हैं। इस किलर को रेडमैन भी बोलते थे और ओटाकू भी बोलते थे। ओटाकू क्या है यह मैं आपको बाद में सब बताऊँगा। अभी बात करते हैं इस किलर की, उसने किस तरह से मर्डर की। उसका सबसे पहला मर्डर था 1989 का,
यह समय शायद फरवरी था उस टाइम। बच्ची का नाम था मेरी कॉन। यह बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी और थोड़ा खेलते खेलते थोड़ा घर से आगे निकल गई। तभी उसके पास एक गाड़ी आकर रुकती है। उस गाड़ी में जो आदमी था वह उस बच्ची को कुछ चॉकलेट या कुछ समझा बुझा कर अपनी गाड़ी में बिठा देता है। अब 4 साल की बच्ची क्या जान सकती है आदमी कौन है क्या है, इसको इतना पता नहीं पड़ता। तो वो बच्ची उस गाड़ी में बैठ जाती है। फिर वह ड्राइवर उस बच्ची को लेकर टोक्यो से बाहर निकल गया। यानी कि जैसे जैसे वो गाड़ी चला रहा था तो आगे आगे धीरे धीरे घना जंगल ही आता जा रहा था। और थोड़ा आगे चलने के बाद एक पुल के पास उसने गाड़ी रोकी और फिर उस ड्राइवर ने कहा तो किलर उसने बच्ची का गला दबा दिया और तब तक दबाता रहा जब तक उसका दम न घुट जाए, उसकी सांसें न रुक जाए। उसके बाद उस किलर ने बच्ची के कपड़े उतारे और उसने उसके साथ वो किया जो मैं आपको बता नहीं सकता। उसने उस बच्ची की लाश को ऐसे ही हालत में जंगल में छोड़ दिया और वहाँ से चला गया। लेकिन शायद आपको ऐसा लगे कि उसकी दरिंदगी यहीं ख़त्म हो गई। वह घर जाने के बाद वापस आया, शायद उसका मन नहीं भरा था। उसके बाद उस लाश के साथ में उस इंसान क्या हैवान ने ऐसा काम किया जिसे नाइक्रोफिलिया कहते हैं। अगर आप नाइक्रोफिलिया के बारे में नहीं जानते तो इंटरनेट पे आप सर्च कर लें। उसने उस डेड बॉडी के साथ दरिंदगी की। और उसके बाद अगर आप कहीं आप छोटे बच्चे हैं तो इस वीडियो को अभी स्किप कर दें या फिर काट दें। उसने उस लड़की के अंदरूनी पार्ट्स को निकाल दिया और उसके हाथ पैर काट कर अपने साथ घर ले गया और हड्डियों को चूरा बनाकर उनके माता पिता को भेज दिया। इसके बाद ठीक 2 महीने बाद अक्टूबर 1989 को टोक्यो से बाहर एक गांव में एक छोटी बच्ची जो 7 साल की थी जिसका नाम था मासामी ओशिजावा। यह लड़की कहीं अपने दोस्त के वहाँ जा रही थी। फिर यह कातिल इसी तरह से कुछ चॉकलेट या खिलौने देके बहला फुसला कर उसको गाड़ी में बिठा लिया। उस 7 साल की बच्ची को भी वहीं ले गया जंगल में ब्रिज के पास। उसके साथ में भी ऐसा ही किया। उसने उसके साथ में दरिंदगी की, ऐसे ऐसे काम किए और उसके कपड़े वह अपने साथ ले गया और उस बच्ची को जंगल में फेंक दिया। उसके ठीक 1-2 महीने बाद उसने फिर से ऐसा किया। वह अपनी निशान गाड़ी लेके गया। उसका अगला शिकार एक 4 साल की बच्ची जिसका नाम एरिका नाम्बा था। सेम उसी तरह से जैसे पहले 2 लड़कियों का किडनैप किया था उसी तरह से उसको भी किडनैप किया और उसके साथ भी ऐसा ही किया। उसने उस लड़की को मारा और उसकी डेड बॉडी को एक डब्बे में बंद करके एक सुनसान पार्किंग लॉट में छोड़ दिया। और उस बच्ची की लाश 3 दिन बाद पुलिस को मिली। पहली जो 2 लड़कियां थी उनकी बॉडी तो पुलिस को नहीं मिली। हाँ, उनके जो फर्स्ट मर्डर था उस बच्ची के माता पिता को उसने गिफ्ट भेजा था। लेकिन इस बार पुलिस को बच्ची की बॉडी मिली जो तीसरा मर्डर हुआ उसमें। तब जाके पुलिस को ज़्यादा यानी कि कहने का मतलब यकीन हुआ कि भाई टोक्यो शहर में ऐसा कोई सीरियल किलर भी घूम रहा है जो 4 से 7 साल के बच्चों को इस तरह से उनके साथ दरिंदगी करके उन्हें मार देता है। जिस तरह से पहले मर्डर में उसने एक लेटर भेजा था, इस थर्ड मर्डर में भी उसने एक लेटर भेजा था जिसमें लिखा था एरिका कोल्ड कोथ ट्रूथ रेस्ट डेथ, इस तरह से कुछ लिखा था उसने। उसके बाद करीब 5-6 महीने गुजर जाते हैं, कोई भी घटना नहीं घटती। होता यूँ है कि इस बार पुलिस और पेरेंट्स कुछ यानी कि उनको पता पड़ गया
कि इस तरह से कोई सीरियल किलर घूम रहा है, तो वह अपने बच्चों का ज़्यादा ध्यान रखने लग गए। पुलिस भी चेक पोस्ट नाका वगैरह करके ज़्यादा चेकिंग कर रही थी, तो इस किलर को ऐसा कोई मौका नहीं मिला। हालांकि उसने कोशिश की होगी, लेकिन इसमें वह सफल नहीं हो सका। इसी तरह से 5-6 महीने बीत गए। 5-6 महीने बाद वह फिर से अपना शिकार ढूंढता है। अब की बार एक 5 साल की लड़की थी जिसका नाम था आयाको नोमोटा, और यह खून भी ठीक उसी स्टाइल में हुआ। और इस बच्चे के साथ उसने पहले 3 मर्डर किए थे, उससे भी घिनौना काम किया। आप सोच सकते हैं कि इससे ज़्यादा तो घिनौना क्या होगा, लेकिन बद से बदतर कोई सोच भी नहीं सकता ऐसा काम उसने उस बच्चे के साथ किया। इस बार उस बच्चे को कहीं फेंका नहीं, वह उस बच्चे को अपने घर या अपार्टमेंट जो भी हो वहाँ ले गया, और 2 दिनों तक उस बच्ची की बॉडी को घर पर रखा और उसके साथ में दुष्कर्म किया। उसने उस बच्चे की डेड बॉडी के अलग अलग फ़ोटो खींचे, वीडियो बनाए। अब ये बोलते हुए भी मेरे को शर्म आ रही है। अब मैं क्या बोलूँ आपको। ऐसी दरिंदगी कोई इंसान तो क्या कर सकता है, कोई हैवान नहीं कर सकता ऐसा कुछ। जब उस बच्चे की बॉडी डिकम्पोज होने लगी, तब उसने उस बच्चे के शरीर को काट डाला छोटे छोटे पीसों में, और उस बच्चे के मांस को उसने खाया। यानी कि यह एक कैनिबल भी था, एक आदमखोर। यह जहाँ तक मैंने सुना है, मैंने ऐसे क्राइम बहुत हुए, लेकिन यह ऐसा सीरियल किलर था जिसने कुछ भी बाकी नहीं रखा, कुछ भी नहीं, जो कभी किसी ने किसी के साथ नहीं किया हो। किसी भी सीरियल किलर ने ऐसा नहीं किया हो, ऐसा इसने किया। लेकिन क्राइम कभी छुपता नहीं है, आखिरकार वह पकड़ा जाता है। होता यूँ है कि 2 बहनें अपने घर के बाहर खेल रही थी। एक बड़ी बहन थी, एक छोटी बहन थी। तो यह जो मर्डरर था, जो सीरियल किलर था, वह आके कुछ कहता है, तो जो बड़ी बहन थी जो 9 साल की थी, वह वहाँ से चली जाती है, और छोटी बहन 4 साल की थी, वह किलर उसे अपने साथ ले जाता है। अब जो बड़ी बहन थी वह उस घर पे जाती है। अब उसके पिता को बोलती है कि कोई इंसान आया था, कोई कार लेके आया था, और वह छोटी बहन को साथ में ले गया। तो तुरंत उसके पिता इधर उधर पूछताछ की, गाड़ी किस तरफ गई, क्या है क्या नहीं, और उसी दिशा में निकल गया। वह किलर भी थोड़े आगे ही गया था। आगे जाके गाड़ी रोककर उस बच्ची के कपड़े उतार कर उसके फ़ोटो वगैरह ले रहा था, और तभी उसके पिता, उस बच्ची के पिता वहाँ पहुँच जाते हैं। फिर उस बच्ची के पिता ने उसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह किलर किसी तरह से वहाँ से भाग गया। उसके पिता ने पुलिस को कॉल किया, पुलिस तुरंत हरकत में आई। पुलिस आती है, देखती है, वहाँ किलर तो चला गया था वहाँ से, लेकिन उसकी गाड़ी निशान गाड़ी थी, निशान कार थी। उसकी तहकीकात करती है, फिर उनको पता पड़ता है कि कातिल कौन है, फिर उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। पुलिस उससे पूछताछ करती है, और जब वह उसके अपार्टमेंट में जाती है, उसके घर पे जाती है, तो पुलिस भी वहाँ देख के चौंक गई एकदम कि भाई ये क्या है। उसके घर में बहुत सारी बदबू आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि महीनों भर का कचरा अंदर कहीं पड़ा हो घर में। और उसका जो पर्सनल रूम था जहाँ पर वो सोता था, वहाँ पर बहुत सारी डीवीडीएस पड़ी थी। यानी डीवीडी तो क्या, एक कैसेट आती थी जो बहुत पहले आती थी, बड़ी वाली वीसीआर में लगती थी, वो वाली। उसका पूरा उसके रूम में कलेक्शन था। वह ख़राब वीडियो देखता था, हॉरर वीडियो देखता था, लोगों को कैसे मारते हैं, उनको टॉर्चर कैसे करते हैं, इस तरह से वह वीडियो देखता था। पुलिस को यह जान के और भी हैरानी हुई कि यह जो किलर था वह कोई छोटा मोटा इंसान नहीं था।
वह टोक्यो शहर का, यानी कि कहे तो जो टोक्यो शहर है उसमें उसके पिता बहुत बड़े पद पे थे। यानी कि उनके पिता का खुद का अखबार का काम था, न्यूज़पेपर का काम था, और उनके परिवार में पॉलिटिशियन भी थे। यानी कि कुल मिला के अच्छा खासा परिवार था। और जो यह रेटमैन था उसका असली नाम सुटोमो मियाज़ाकी था। यह इंसान जिसने अपना नाम रेटमैन रखा था, इतना इंसान तो क्या, यह इसको मॉन्स्टर कहें तो भी कम है। जब पुलिस ने उससे पूछताछ की कि भाई तुम ऐसा क्यों करते थे, तुमने ऐसा क्यों किया, तो उसने पुलिस को सब बताया। तो कहानी जाती है उसके बचपन से। और दोस्तों, इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए कमेंट में पार्ट 2 लिखिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।